बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीदों का लहू व खून है जिसकी तजल्ली से यकीन अफराद के कौमों के मुस्तकबल संवरते हैं। इसी की ताबिशों से आसमान फ़िक्र दानिश पर नई सुबहें बिखरती हैं, नए सूरज निकलते हैं। साहिबो, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी का मफ़हूम और आज़ादी का जायका वही चख सकता है जो आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहा होता है। और वो कौमें जो महकूम होती हैं वो पछताती ही रह जाती हैं। आज़ाद कौम अपना झंडा लहरा सकती है जबकि महकूम कौमों की ख्वाहिशात में सिमट कर रह जाती है। आइए आपको आज़ादी के हवाले से कुछ ऐसे वाक़यात बयान आपके सामने करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आज़ादियाँ कैसे हासिल की जाती हैं। जंगे ओहद जारी थी। मुस्लिम फ़ौज का सफ़ेद झंडा मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में था। एक काफिर ने तलवार मारी तो उनका दायां बाजू कट गया। उन्होंने फ़ौरन अपना जो झंडा बाएं हाथ में पकड़ लिया। बायां हाथ कट गया तो दोनों कटे हुए बाजुओं के साथ उन्होंने झंडा थामे रखा, और जब उस पर तीसरा वार हुआ तो उससे कबल एक और सहाबी ने झंडा पकड़ा। इस तरह कई सहाबा शहीद हो गए, लेकिन झंडा नहीं गिरने दिया गया। जिस कौम का झंडा गिर जाए उसके हौसले बुलंद नहीं रहा करते। साहिबो, आज़ादी का मफ़हूम समझना हो तो अलजायर के नजाद हिंदा अहमद बिन बीला का वाक़या सामने रखिए। जब अलजायर आज़ाद हो गया तो उन्होंने आज़ादी के शहीदों के कब्रिस्तान के किनारे पे अपना दफ्तर बनाया था। कुछ अर्सा के बाद सहाफ़ी उनके पास आए और उनसे सवाल किया कि आज़ादियाँ कैसे हासिल की जा सकती हैं। तो उन्होंने उस दफ्तर की विंडो खोल के उस वसी फैले हुए कब्रिस्तान, शुहदा के वसी फैले हुए कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया कि आज़ादियाँ हासिल करने के लिए ऐसे हज़ारों कब्रिस्तान बसाना पड़ते हैं। आप जनूबी अफ्रीका के सदर नेल्सन मंडेला को निगाहों में रखिए, जिन्होंने आज़ादी की खातर 27 साल जेल में गुजार दिए। साहिबो, आप जानते हैं कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद पर 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। फिर एक वक्त ऐसा आया 1916 में ईस्ट इंडिया कंपनी तजारत की गरज से आई, लेकिन उनके मंसूबे कुछ और थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मुनज़्ज़म किया। एक वक्त ऐसा आया कि मुगलिया बादशाह बीमार हुए तो इनके हुक्मा से वो ठीक नहीं हुए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आने वाले डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। बादशाह सलामत खुश हो के कहने लगे, आप जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा, हम कारोबारी लोग हैं, हमें आप गोदाम बना लेने दीजिए, हमें गनमैन रखने दीजिए। उन्होंने कहा कि बना लें, लेकिन उन्होंने गोदामों के बजाय कलानुमा कोठियाँ बना ली और उसके अंदर अपनी फ़ौजों को, अपने लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। जब वो थोड़ी सी कुव्वत में आए तो उन्होंने 1757 में बंगाल के हुक्मरान नवाब सिराजुद्दौला को शहीद किया और इस पर कब्ज़ा कर लिया। फिर वो सुल्तान टीपू के पीछे पड़े। 1799 में रियासत मैसूर को उन्होंने फतह कर लिया। और इस मौका पर देखा जाए तो सुल्तान टीपू के वज़ीरों ने गद्दारियाँ की, उसके जर्नैलों ने गद्दारियाँ की, जिसकी वजह से नसीम हिजाज़ी ने अपने नावल और तलवार टूट गई में लिखा कि काश ऐसा ना होता। सुल्तान टीपू शहीद हो गए और बड़े अरसे के बाद अल्लामा इकबाल उनके मज़ार पर गए तो वहाँ के उसूल के मुताबिक वहाँ ढोलक बज रही थी, तो उन्होंने फ़ारसी ज़बान में अपनी तर आँखों के साथ कुछ शेर कहे। शहीदा ने मोहब्बत राय बाम, आबरूए हिंदो चीनो रूम व शाम, रफ्त सुल्तान जी सराय हफ्ता रोज़, नौबतेऊ दर्दकन बाकी हनूज़। साहिबो, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। 1820 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली फतह कर लिया। दिल्ली के नौहे बहुत से लोगों ने लिखे। यहाँ के लोग दूसरे शहरों में जाके आबाद हुए। मीर तकी मीर, जिनको हम गज़ल का इमाम कहा करते हैं, वो दिल बर्दाश्ता होके नवाब आसफुद्दौला के पास लखनऊ गए। नाम तो बहुत से लोगों ने सुना था, लेकिन बुरा हाल था। बाल बिखरे हुए थे, जूते टूटे हुए थे। मेले कुचैले लिबास में जब पहुँचे तो वहाँ के सूटड बूटड शुअरा उन्हें देख के हंसने लगे।
तो वो फ़ौरन समझ गए। उन्होंने फिर बदी शेर कहे कि आप बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के। उसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। ये सुनकर वो हक्का बक्का रह गए कि वाकई ये उस्ताद शायर है। साहिबो, तारीख़ बताती है कि 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी तकरीबन पूरे इंडिया पर काबिज हो चुकी थी और 1857 से पहले उन्होंने ये हुकूमत बरतानिया के सुपुर्द कर दी। 1857 की जंग आज़ादी के हवाले से मैं आपकी मालूमात में इजाफ़ा किए देता हूँ। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र के पांव उखड़े तो कुछ लोगों ने उनका साथ दिया और वक्ती तौर पे वो काबिज भी हुए, लेकिन ये कब्ज़ा देर तक बरकरार ना रह सका और फिर उनको हुकूमत से अलग करके रंगून के कला में बंद कर दिया। इस मौके पर सर सैयद अहमद ख़ान ने 1857 में रसाला असबाब बगावत हिंद लिखा, जिसके 2 पोर्शन थे, एक इंग्लिश में एक उर्दू में। उर्दू अहले इंडिया के लिए था और अंग्रेज़ी हिस्सा अंग्रेज़ों के लिए था, लेकिन यह रिसाला अंग्रेज़ों के दिलों में भड़की हुई आग को कम ना कर सका और वो मुसलसल मुसलमानों को कोसते रहे। इस मौके पर सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि मैं हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया समझता हूँ, इसकी एक आँख हिंदू हैं और दूसरी आँख मुसलमान हैं। फिर 1867 में जब बनारस में उर्दू हिंदी का झगड़ा शुरू हुआ तो सर सैयद इस नतीजा पर पहुँचे कि ये 2 कौमें हैं और एक साथ नहीं रह सकती। 2 कौमी नज़रिया का ये पहला ऐसा इजहार था जो उन्होंने खुल के किया। ये सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ता है। सर सैयद अहमद ख़ान ने महसूस किया कि मुसलमान तालीम के मैदान में पीछे रह गए। उन्होंने अलीगढ़ में 1875 में स्कूल कायम किया, जो 1867 में कॉलेज और फिर सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई, जिसने तहरीक पाकिस्तान के लिए हरावल दस्ते में आने के लिए हरावल दस्ता के रहनुमा पैदा किए। मैं बात फिर 1885 की तरफ लिए जाता हूँ, जब A.O. ह्यूम जो रिटायर ब्यूरोक्रेट था इंग्लैंड का, उसने ये तंजीम बनाई और कहा कि आप इसके स्टेज से अपने दिल की भड़ास निकालिए। वो भड़ास, वो बातें, वो जज्बात, वो ख्यालात अंग्रेज़ तक पहुँचाए जाएंगे। लेकिन मुसलमानों ने महसूस किया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं की तरफदार थे। ऐसे लम्हात में मुसलमानों ने 1906 में ढाका के मकाम पे इकट्ठे होकर मुस्लिम लीग का क़याम ये अमल में लाए। नवाब सलीमुल्लाह ख़ान ढाका के कोठी पर यह इजलास था, जिसमें सर आगा ख़ान भी थे, जिसमें नवाब वक़ारुल मुल्क भी थे, जिसमें मोहसिनुल मुल्क भी थे और बहुत से रहनुमा शामिल थे। मुस्लिम लीग का पहला सरबराह नवाब मोहसिनुल मुल्क को बनाया गया। ये सिलसिला आगे बढ़ा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कुछ देर कांग्रेस से वाबस्ता रहे और एक वक्त ऐसा आया वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर थे। लेकिन 1913 में बहुत से मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने उनसे कहा कि ये तंजीम हमारे लिए अच्छा नहीं सोचती, आप अलग हो जाइए। वो अलग हो गए। 1916 में मुआहदा लखनऊ जब शुरू हुआ तो मुआहदा लखनऊ के वक्त उन्होंने मस्बत किरदार अदा किया, जिस पर इंडिया की अदीबा और शायरा सरोजनी नायडू ने कहा, बेशक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर हैं। सूरत आगे बढ़ती है तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट सामने आती है, जिसका जवाब कायद आज़म 1929 में 14 निकात की सूरत में देते हैं। 1930 में मुस्लिम लीग के सदर की हैसियत से अल्लामा इकबाल खुतबा इरशाद फरमाते हुए कहते हैं कि वो इलाके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है उनको दे दिए जाएं और जो इलाके हिंदुओं की अक्सरियत वाले हैं वो उनको दे दिया जाए। सर सैयद के बाद ये दूसरी आवाज़ थी जो 2 कौमी नज़रिया के हक़ में उठी। साहिबो,
علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا رخ آزادی کی طرف موڑ دیا، کتنی ہی غزلیں نظمیں انہوں نے کہیں اور کتنی کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی۔ وہ لکھتے ہیں کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ اور پھر فرماتے ہیں ساتھی تو ہیں وطن میں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے دل غم کو کھا رہا ہے۔ صاحبو اس کے بعد 3 گول میز کانفرنس جب بے نتیجہ ثابت ہوئی تو اپنا قائد اعظم نے لندن میں رہ کے وکالت کرنے کا پروگرام بنایا اور وہی رہنے لگے۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے نو اور نیور رسالہ لکھا، جس میں انہوں نے وہی بات کہی جو 2 قومی نظریہ کی طرف جاتی ہے کہ وہ علاقے جو مسلمانوں کے اکثریت والے ہیں ان کو دے دیے جائیں اور وہ علاقے جو مسلمانوں کے اکثریت والے ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں، اور انہوں نے ہی